नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस के लिए मॉक टेस्ट और लास्ट क्लास में 4 मॉक टेस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसी के आगे शुरू करेंगे, आज हम लोग देखेंगे 5वाँ मॉक टेस्ट, ठीक है? इसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, उनको आपको ज़रूर याद रखना है। अच्छा, अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो कहाँ जाएँगे? आप जाएँगे हमारे एप्लीकेशन में और यहाँ से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 1 से आओ ज़रा शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, एक तरफ राजवंश दिए हैं, दूसरी तरफ राजधानियाँ दी हैं। कह रहा है कि मैच करा दो इनको। शुंग वंश की राजधानी कहाँ है? सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ है? कदम्ब राजवंश की राजधानी कहाँ है? और चंदेलों की राजधानी। तो सबसे पहले शुंग को आप उठा लो, पाटलिपुत्र से मिला दो, ठीक? फिर सातवाहन को उठाओ और इसको मिला दो पैठण से। कदम्ब को ले लो और इसको मिला दो बनवासी से। चंदेल को आप मिला दो महोबा से, ठीक है? तो इस प्रकार से अब आप यहाँ पर मैच करा लेना। सेकंड नंबर में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। बताओ मुझे सही उत्तर कौन-सा है? सूची 1 स्थान दिए हैं महत्वपूर्ण और सूची 2 में स्मारक दिए हैं महत्वपूर्ण। तो एलिफेंटा में क्या है? एलिफेंटा में मंदिर है या गुफा है? एलिफेंटा की गुफाएँ आपने सुना होगा, है ना? इसके अलावा श्रवणबेलगोला में एक बड़ी-सी प्रतिमा है, यानी कि यहाँ पर एक मूर्ति है। ये मूर्ति के लिए फेमस है। खजुराहो के मंदिर आपने सुना होगा और सांची का स्तूप आपने सुना होगा। बस मैच करा दो। ये आपके कोट दिए हैं, आंसर दिए हैं, अब आप मैच करा लेना। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आ जाओ। थर्ड क्या कह रहा है? इसमें कहा गया है कि ये घटनाएँ दी हैं, इन्हें कालानुक्रम में सजाइए। ये आपके आंसर दिए हैं। सबसे पहला देखो, कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, ये कब हुआ था? ये 4 से 9 सितंबर को हुआ था। शायद अगर आपको पता हो तो 1920 में हुआ था ये। बाल गंगाधर तिलक साहब का निधन हुआ था, तो इनका भी 1920 में निधन हुआ था, लेकिन यहाँ भी 1920 है, यहाँ भी 1920 है। तो अब आपको तारीख पता होनी चाहिए, 1 अगस्त, ठीक है? तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा, ये कब हुई थी? ये मई में हुई थी। मई 1920 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई थी। ये भी 1920 में करी गई थी और ये करी गई थी मार्च में, 25 मार्च 1920 को। तो ये मार्च में है, ये मई में है, ये घटना अगस्त में घटी है, ये घटना सितंबर में घटी है। तो अब आप इस आधार पे मैच करा लेना, ठीक है? मैं चलता हूँ चौथे नंबर में। फोर्थ को ध्यान से देखो। एक तरफ कथन दिया है और कारण दिया है। कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। बात तो सही है। और साथ ही साथ भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। ये भी बात सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, ए ऑप्शन, चौथे का ए। फिफ्थ में आ जाओ। इसमें कहा गया है कि असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम बताओ। सहयोग आंदोलन ये दिया है। यहाँ पर कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं, उस आधार पे आपको कालानुक्रम में सजाना है। चौरी चौरा में सबसे पहले पुलिस कांड हुआ था, गोली कांड, तो ये पहले नंबर पर आ जाएगा। इसके बाद फिर जैसे ही गोलीकांड हुआ तो भीड़ उग्र हो गई और उग्र होने के बाद उसने थाना जला दिया, तो उसमें कई सारे अंग्रेज अधिकारी थे जो जल गए थे। ये भी बात सही है, तो इसके बाद तुरंत आ जाएगा बी। इसके बाद फिर गांधी जी को पता चलता है, तो गांधी जी जो आंदोलन चला रहे थे उन्होंने अपना स्थगित कर दिया, तो ये बात सही है। और जैसे ही स्थगन किया था उसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई थी, तो ये बात सही है। ए बी सी डी, ठीक है? यहाँ पर 1 2 3 4 यही क्रम सही है पांचवे का। नेक्स्ट देखो, मैं लिए चलता हूँ आपको 6 में। निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये है समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची, यहाँ पर लिखा है लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये राज्य सूची में है। प्रति व्यक्ति कर निखात निधि ये आपको मिलेगी राज्य सूची में। अब आ जाओ सेवंथ में। सातवां क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कौन सा आर्टिकल है जो कहता है किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद के संबंध में अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल आपने रटे होंगे 16 का क्लास 2, 16 का। अच्छा, ये लिखा है 17, इसमें क्या है?
आप सबको पता होगा इसमें है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का उन्मूलन। 15 भी आपको पता होगा, विभेद से निषेध किया गया है, विभेद का प्रतिषेध किया गया है यहाँ पर। और 16 के 4 में भी आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए यहाँ पर उपबंध किए गए। लेकिन 7 का सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब आ जाओ 8th में। 8 में देखो जरा क्या कह रहा है। एक तरफ सूची 1, दूसरी तरफ सूची 2 दिया गया है। ये लिखा है ग्राम पंचायत का गठन। क्या बता सकते हो ग्राम पंचायत का अगर गठन करना हो तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल है 40। ठीक है। समान आचार संहिता, इसके लिए आर्टिकल 44 है, सबने पढ़ा होगा। कृषि और पशुपालन के लिए आर्टिकल नंबर है 48, सबने पढ़ा होगा। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण, इसके लिए आर्टिकल 50 है। और अंतरराष्ट्रीय शांति का विकास, इसके लिए आर्टिकल 51 है। अब आप अपने हिसाब से मैच करा लो। ठीक है, मैं चलता हूँ 9th में। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। भारत के महान्यायवादी यानी कि बोले तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के विषय में निम्नलिखित कथन दिए हैं, बताओ कौन सा कथन सही है। तो देख लो, जो अटॉर्नी जनरल होता है एजी, अटॉर्नी जनरल, वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। फिर सेकंड में कह रहा है कि इनमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, बिल्कुल सही है। इसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं डाल सकता। ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ाई हैं थ्योरी में। चौथे में आ जाओ, संसद द्वारा महाभियोग द्वारा इसे हटाया जाता है, ऐसा भी नहीं है। ये राष्ट्रपति के अनुसार काम करते हैं, है ना? तो 1 और 2 सही होगा। 9th का ए ऑप्शन। अब मैं लिए चलता हूँ आपको 10th में। 10वीं को ध्यान से पढ़ो। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट से अपना सही उत्तर चुनिए। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है, राज्यपाल को थोड़े ना होता है। 10वीं का पहला सही है। सेकंड में क्या कह रहा है, राज्यपाल जो होता है विधानसभा यानी विधानमंडल का हिस्सा नहीं होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के बारे में। जो राष्ट्रपति को शक्तियां हैं, लगभग लगभग वैसी शक्तियां राज्य में राज्यपाल के पास होती हैं, कुछ एकाध शक्तियों को छोड़ के। जैसे अगर कानून बनना है तो पहले क्या आएगा, बिल। फिर ये कहाँ जाएगा, लोकसभा या फिर राज्यसभा में, यहाँ से पास हुआ। फिर कहाँ गया, राज्यसभा में, यहाँ से पास हुआ। इसके बाद ये कहाँ जाता है, प्रेसिडेंट के पास। और फिर जैसे ही राष्ट्रपति भी अपनी अनुमति दे देता है तो वो क्या बन जाता है, एक्ट। अर्थात ये तीनों को मिला दो अब आप। ये 3 मैंने लिख दिए, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, यही मिला के बन जाता है संसद। ऐसी ही प्रक्रिया चलती है राज्य में। विधानसभा, विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर। तो ये गलत लिखा है, वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं होता है, गलत है। तीसरे में कह रहा है उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है। उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं होती, ऐसा नहीं होता है, इसके पास न्यायिक शक्ति होती है। ठीक है, तो 1 और 3 सही होना चाहिए, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। अब आ जाओ 11 में। 11 क्या कह रहा है, 11th में कहा गया है कि डेटा संचालित शहरी शासन, डेटा ड्रिवन अर्बन गवर्नेंस के लिए भारत शहरी वेधशाला, इसको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत शहरी वेधशाला इंडिया अर्बन ऑब्जर्वेटरी ये किस शहर में स्थित है? रट्टा मार लो, नई दिल्ली में स्थित है। मॉडल है इसके लिए क्वाड्रुपल हेलिक्स मॉडल। और 12 में आ जाओ। कह रहा है मुझे बताओ, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वो कौन सा है? ये है जस्ता, डी ऑप्शन, 12 का। 13 क्या कह रहा है, 13 में कहा गया है कि ग्रीष्म काल के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है। गौर करना, ग्रीष्म काल के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? इसे स्थानीय रूप से कहते हैं मैंगो शावर, यानी कि हिंदी में बोले तो आम्र वर्षा कहा जाता है। ठीक है, आम्र वर्षा। 14 देख लो। मुझे बताओ, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से ऐसे जाना है पूर्व की ओर, प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा में मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में सही क्रम मुझे बता दो। तो सही क्रम कौन सा होगा? सही क्रम होगा पहले गोमती, घाघरा गोमती, पहले गोमती आएगा, तो पहले गोमती आ गया। ठीक है, या तो डी होगा या बी होगा। गंडक कोसी है, तो गोमती के बाद आ जाएगा घाघरा,
ये भी सही है। गंडक पहले आएगा, कोसी यानी कि सही होना चाहिए बी ऑप्शन। गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। ठीक है। 15 देखो, 15 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है? दूसरी सबसे लंबी पूछ रहा है तो बता दो, अमेजन है। अमेजन। और ये कहाँ बहती है? ये मैंने आपको महाद्वीप पढ़ाए थे। ऊपर है नॉर्थ अमेरिका, नीचे है साउथ अमेरिका। इधर की तरफ चलोगे तो इधर मिलेगा आपको यूरोप। फिर नीचे आओगे, यूरोप के ठीक नीचे है अफ्रीका, है ना? और इसको स्पर्श करता हुआ यहाँ पे मिलेगा एशिया। एशिया, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो अमेजन है कहाँ पे? ये यहाँ पे बहती है साउथ अमेरिका में, ब्राजील वगैरह क्षेत्रों में बहती है। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 15 का। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 को ध्यान से पढ़ो। कह रहा है जीएसटी एक बड़ी उपलब्धि है, क्यों? क्योंकि इसमें 17 अलग अलग करों और 13 उपकरों को एक साथ समेकित कर समाहित किया गया है। बात सही है। करों के कैस्केडिंग यानी कर पर कर आवर्ती प्रभाव को समाप्त कर दिया गया है, ये भी बात सही है। और सामान्य दरों और प्रक्रियाओं के साथ एक राष्ट्रीय बाजार बनाया गया है, ये भी बात सही है। सारे सही हैं, यानी डी ऑप्शन। ठीक है। जीएसटी लागू कब हुआ था पता है आपको? तारीख याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। 1 जुलाई 19 कहाँ, अभी अभी तो लागू हुआ है भाई। 1 जुलाई 2017 में। ठीक है। और पहला देश कौन सा था पता है? फ्रांस। ये भी स्ट्रेटेजी के याद रखना। और 2016 में ये लाया गया था। तो 2016 में इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो बताना 101वां, 101। और इसके लिए आदर्श वाक्य क्या है? इसके लिए आदर्श वाक्य, तो वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट, ये इसका आदर्श वाक्य। भूलना नहीं, एग्जाम में पूछा जाता है। अब आ जाओ 17 में। 17 में कह रहा है कि सही विकल्प देख लो अपने हिसाब से कौन है। मुद्रा गुणक और नकद कोष अनुपात के बीच विपरीत संबंध होता है क्या? हाँ, ये व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। सेकंड में कह रहा है यदि नकद कोष अनुपात बढ़ता है तो मुद्रा गुणक भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं है, ये घटेगा, ये गलत है। नकद नकद कोष अनुपात बढ़ेगा तो मुद्रा गुणक घटेगा। 1 मिनट। यदि जस्ट वेट, हाँ, यदि नकद कोष अनुपात घटता है, यहाँ पर घटता है, तो मुद्रा कोष बढ़ता है। हाँ, ये बात सही है। ठीक है, यहाँ पर दोनों जगह बढ़ रहा था, तो अगर विपरीत संबंध है तो फिर एक बढ़ेगा एक घटेगा, ये बात सच है। दूसरा गलत होगा, एक और तीन सही होगा, सी ऑप्शन। ठीक, 17 का। अब आ जाओ 18 में। 18 क्या कह रहा है? इसमें कहा गया है नीचे दो कथन दिए, एक और आर, देख लो कौन से सही है। सतत विकास मानव समाज कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। क्या ये बात सही है? हाँ, ठीक है। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरा करें। ये भी बात सही है, तो एक और दो दोनों सही हो जाएंगे और सही व्याख्या भी है। सही व्याख्या कैसे है, दोनों को एक साथ पढ़ो जरा। सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि सतत विकास से अभिप्राय होता है कि ऐसे विकास करना जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करें। ये दोनों सही है, ये ऑप्शन सही होगा। 19 में क्या कह रहा है? 19 में कहा गया है कि मुझे बताओ पूंजीवाद का मतलब क्या होता है? तो पूंजीवाद का सीधा सा मतलब होता है निजी स्वामित्व, तो ज्यादा आ जाता है यहाँ पे, अर्थात पूंजीगत वस्तुओं का निजी स्वामित्व। 19 का सी। 20 में क्या कह रहा है? 20 में कहा गया है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम इसे कब अधिनियमित किया गया? रट लो, 2013, 26 सितंबर को, सी ऑप्शन। ठीक है। और इसने किसकी जगह ली थी? 1894 वाले अधिनियम की जगह ली है। क्लियर हो गई बात? और आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर ये 20 हो गया। अब आ जाओ 21 में। 21 को ध्यान से देखो। 21 में कह रहा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसकी पहली महिला अध्यक्ष ये बनाई गई है, कौन? ये है निरंजन ज्योति, साध्वी निरंजन ज्योति। 21 का हो जाएगा सी ऑप्शन। अब आ जाओ 22 में। 22 क्या कह रहा है?
साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2025 के विजेताओं और उनकी भाषा का सही मिलान कर लो। देखो, साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2025, ममता कालिया को ले लो। ममता कालिया को मिला दो आप हिंदी से। संस्मरण इनका कौन-सा है? जीते जी इलाहाबाद। इसे अलग से भी याद रखना, यूपी में स्टैटिक जीके में पूछा जा सकता है, ठीक है? अब आ जाओ नवतेज सरना को ले लो। नवतेज सरना को मिला दो आप अंग्रेजी से। उपन्यास संबंधित है क्रिसमस स्प्रिंग, अंग्रेजी भाषा का। ये लिखा है एन प्रभाकरन, तो एन प्रभाकरन को ले लो और इनको मिला दो आप मलयालम से। ये उपन्यास है माया मनुष्यर, प्रकाश भट्टराई, ठीक है? इनको कहाँ मिलाओगे? तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, नेपाली निबंध। तो कौन-सा है? ये है नेपाली परंपरागत संस्कृति, संस्कृति सभ्यता को दुकुटी, याद रखना। आप अपने हिसाब से यहाँ पर ये आंसर दिए हैं, मैच करा लेना। 23 के पास चलो। 23, ईस्टमंड बी मार्टिन रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी पुरस्कार 2026 जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है? बात हम एशियाई की कर रहे हैं, ठीक है? तो नीता अंबानी तो नहीं है, ये है कृति, कृति के कारण, यानी कि बी ऑप्शन सही होना चाहिए 23 का। और आगे बढ़ो। 24, 24 क्या कह रहा है? कह रहा है भारत में पैसिव इच्छा मृत्यु, अभी हाल ही में चर्चा में रही थी। इसके पैसिव इच्छा मृत्यु के पहले कानूनी मामले हरीश राणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिए हैं, विचार कर लो और बताओ कौन से सही हैं। भारत में एक्टिव और पैसिव दोनों प्रकार की इच्छा मृत्यु को मान्यता दी गई है, गलत है। भारत में केवल पैसिव है, एक्टिव नहीं है, ये गलत है। पैसिव इच्छा मृत्यु का अर्थ होता है का अर्थ होता है मरीज के जीवन रक्षक जो यंत्र होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है और मरीज की मौत हो जाती है। बात सही है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज बनाम भारत संघ 2018 मामले में लिविंग विल को मान्यता दी थी। क्या ये बात सही है? हाँ, ठीक है। यहाँ 2 और 3 सही होना चाहिए, बी ऑप्शन। 25 क्या कह रहा है? इसमें कहा ये गया है, गौर करना, अ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हाल ही में चर्चा में रही प्रज्ञा प्रणाली क्या है? भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग सिमुलेटर है क्या? नहीं, गलत है, ध्यान रखना। अंतरिक्ष मलबे को नष्ट करने वाली इसरो की लेजर तकनीक है क्या? ये भी गलत है। भारत की अगली पीढ़ी की एआई सेट आधारित सैटेलाइट इमेजिंग प्रणाली है क्या? ये बात सही है। गहरे समुद्र में खनिजों की खोज करने वाला मानव युक्त रोवर है, ये गलत है। सी ऑप्शन सही होना चाहिए 25 का, ठीक है? 25 का सी। अब मैं आपको लिए चलता हूँ 26 में। 26 ध्यान से देखो। कलिंग पुरस्कार के संबंध में सही विकल्प देख लो अपने हिसाब से कौन है। सबसे पहला स्टेटमेंट है, विज्ञान के लोक प्रचार के लिए यूनेस्को का कलिंग पुरस्कार वैज्ञानिक विचारों को आम लोगों तक पहुंचाने में असाधारण दक्षता के लिए यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। बात सही है। इसकी स्थापना 1962 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू साहब के सहयोग से की गई थी, ये गलत लिखा है। इनका योगदान नहीं था, इनके स्थान पर था बीजू पटनायक जी का योगदान। तो ये उड़ीसा से है, ये कर्नाटका से नहीं है, ये भी गलत हो गया, ठीक है? तो एक सही है केवल, 26 का सी ऑप्शन, 26 का सी। 27 क्या कह रहा है? यहाँ पर लिखा है FIST, इसका मतलब है विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचना में सुधार के लिए निधि योजना। यानी FIST योजना ये कितने स्तरों पर प्रतिस्पर्धी सहायता प्रणाली के तहत संचालित की जाती है और वित्तीय सहायता के लिए मूलभूत उद्देश्यों को पूरा करती है। 4 स्तरों पर प्रतिस्पर्धी सहायता प्रणाली के लिए संचालित की जाती है और साथ ही साथ 6 मूलभूत उद्देश्यों को पूरा करती है। 27 का ए ऑप्शन, ठीक है? और आगे बढ़ें, 28 में आ जाओ। 28 क्या कह रहा है? कह रहा है भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के संदर्भ में सही विकल्प बता दो कौन सा है? अली बिन रब्बान ने फिरदौसु हिकमत नामक ग्रंथ लिखा है। इसमें यूनानी और भारतीय चिकित्सा का ज्ञान प्रस्तुत किया गया है, बात बिल्कुल सही है। सीएनआर राव को भारत में रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है, ये गलत है। रसायन विज्ञान का पिता नहीं कहा जाता है। सीएनआर राव के बारे में अगर आपसे पूछे तो बताओगे भारत में नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी का पिता कहा जाता है। ये बात रट लो एकदम से। अब दूसरा तो गलत हो गया। तीसरे में क्या है? सीवी रमन को 1930 में रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला था क्या? ये गलत है।
रसायन का नहीं मिला था तो काहे का? भौतिकी का। भौतिकी। ये भी गलत है, तो एक सही होगा डी ऑप्शन 28 का। ठीक है, आगे बढ़े। 29 में चलें। 29 को ध्यान से देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सवाल पूछा जा सकता है, याद रखना। 29 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, एक शब्द है डॉकिंग, एक शब्द है बर्थिंग। डॉकिंग और बर्थिंग के संबंध में सही विकल्प देख लो कौन से है। डॉकिंग में अंतरिक्ष यान को रोबोटिक आर्म की मदद से जोड़ा जाता है, ये गलत है। रोबोटिक आर्म की मदद से नहीं, यहाँ पर ये स्वायत्त काम करता है। अर्थात डॉकिंग के बारे में अगर आपसे कहे ये क्या है, तो आप बताओगे ये एक स्वचालित स्वचालित प्रक्रिया है। पहला गलत है। बर्थिंग में अंतरिक्ष यान स्वयं लक्ष्य से जुड़ता है, अब ये गलत हो गया, उल्टा लिखा है। स्वयं लक्ष्य से जुड़ता है, यहाँ पर गलत हो जाएगा। बर्थिंग रोबोटिक आर्म का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। इसमें रोबोटिक आर्म का प्रयोग किया जाता है, ये भी गलत है। डॉकिंग प्रक्रिया स्वायत्त होती है जबकि बर्थिंग नियंत्रित और सहायता प्राप्त होती है, ये बात सही है। केवल 3, 29 का केवल 3। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 में। क्या कह रहा है? भारत सरकार द्वारा अनुमोदित शुक्र ऑर्बिटर मिशन को कब तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? बता दो आप, मार्च 2028 तक। ठीक है, ए ऑप्शन 30 का। 30 तो हो गया, अब मैं आपको लिए चलता हूँ 31 के पास। देखो, 31 को ध्यान से पढ़ो। कह रहा है रक्षा प्रौद्योगिकी के नवाचार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के संदर्भ में सही विकल्प अपने हिसाब से देख लो कौन सा है और उसकी पहचान कर लो। प्रौद्योगिकी विकास कोष, गौर करना, इस शब्द को पकड़ना। प्रौद्योगिकी विकास कोष रक्षा मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है, इसे डीआरडीओ के द्वारा संचालित किया जा रहा है। क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। सेकंड में कह रहा है कि अक्टूबर 2021 में सरकार ने पुराने ऑर्डिनेंस बोर्ड को समाप्त कर दिया और इसकी 41 फैक्ट्रियों का गठन करते हुए 7 नए उपक्रमों में परिवर्तित कर दिया। ये भी बात बिल्कुल सही है, तो दोनों सही हैं। तीसरे में आ जाओ। परमाणु ऊर्जा विभाग का एक पोर्टल है जिसको बोलते हैं सृजन द्वीप पोर्टल, ये गलत है। ये परमाणु ऊर्जा विभाग का नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। एक और दो सही है। यहाँ तक क्लियर होगी बात? ठीक। अब सवाल ये बनता है कि फिर ये पोर्टल है किसका? तो ये पोर्टल एक विभाग है। आपने शायद इस विभाग का नाम सुना हो, मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ। ये विभाग है रक्षा उत्पादन विभाग। तो रक्षा उत्पादन विभाग का पोर्टल है ये, ठीक है, जिसको बोलते हैं सृजन द्वीप पोर्टल। द्वीप नहीं बल्कि दीप कहा जाता है इसे, सृजन दीप पोर्टल। अब ये कैसा पोर्टल है? ये प्रोत्साहित करता है स्वदेशीकरण को, अर्थात ये एक स्वदेशीकरण पोर्टल है। ठीक, यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? ये है दीप, ऐसे लिखा जाता है। इसका पूरा नाम होता है डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स प्लेटफॉर्म, याद रखना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32 में। 32 को ध्यान से देखो। कह रहा है थार्ड, ये क्या है? अभी ईरान और अमेरिका के वॉर चल रहे थे, आपने बार बार इसका नाम सुना होगा, तो ये एयर डिफेंस सिस्टम है, ए ऑप्शन 32 का। यहाँ पर देखो 33 में क्या कह रहा है? कह रहा है प्रतिलिप्याधिकार, इसको बोलते हैं कॉपीराइट एक्ट, ये किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 1957, रट लो बिल्कुल, डी ऑप्शन 33 का। और आगे बढ़े, 34 के पास चलें। इसको ध्यान से देखो। कह रहा है कि टोकामक एक उपकरण है जिसका इस्तेमाल क्या करने के लिए करते हैं? तो टोकामक ये संलयन के लिए फेमस है। प्लाज्मा को नाभिकीय संलयन में सीमित किया जाता है, ये बात सही है। 34 का हो जाएगा, 34 का हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 34 के बाद अब आ जाओ 35 में। निम्नलिखित में से किस जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग औषधीय उत्पादों जैसे इंसुलिन, प्रतिजैविकी जिसे एंटीबायोटिक्स कहा जाता है, और टीकाओं यानी वैक्सीन के निर्माण के लिए किया जाता है? अर्थात अगर मोटा मोटा आइडिया लें तो हम बात कर रहे हैं चिकित्सा की। चिकित्सा के लिए कौन सा है बायोटेक्नोलॉजी? ये है रेड, पढ़ा है आपने? लाल जैव प्रौद्योगिकी। 35 का हो जाएगा बी ऑप्शन। 36 में क्या कहा है? कह रहा है ब्यूट्रिक अम्ल के किण्वन का उत्पादन में मुख्य रूप से किस बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है?
तो बैक्टीरिया का नाम है क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम। ए ऑप्शन सही हो जाएगा 36 का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, 37 में कह रहा है कि क्लोनन संवाहक की एक महत्वपूर्ण विशेषता जोड़े गए डीएनए की प्रतिरूपों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है। क्या किसके लिए? प्रतिकृतियन की उत्पत्ति। ओ आर आई का सीधा सा मतलब होता है, ओ आर आई की हम बात कर रहे हैं, मतलब होता है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में आ जाओ। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव, ध्यान देना, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव, इसकी घोषणा किस मंत्रालय ने करी है? इसकी घोषणा करी है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। ठीक है, आगे बढ़ें। 38 के बाद, 38 के बाद हम चलते हैं 39 में। यहाँ पे कह रहा है भारत सरकार ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, ये सवाल होना चाहिए, है ना? तो भारत ने 38 यानी 38वां स्थान प्राप्त किया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 क्या कह रहा है? प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण से क्या तात्पर्य है? प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, इससे तात्पर्य ये है, अगर हम स्वदेशीकरण को बढ़ावा देते हैं तो आयात को कम करना होगा, यानी आयात कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना होगा, अर्थात आत्मनिर्भरता, हम आत्मनिर्भरता को भी प्राप्त कर लेंगे। नवाचार को प्रोत्साहित करना होगा, यानी नवाचार को डेवलप करेंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे। तीनों सही होने चाहिए, उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा 40 का डी। 41 में क्या कह रहा है? इसरो, ISRO का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 42 क्या कह रहा है? 42 में ध्यान से देखो, जीपीएस तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हो सकता है? जीपीएस किन क्षेत्रों में हो सकता है? तो मोबाइल फोन प्रचालन में हो सकता है, ठीक है। बैंकिंग प्रचालन में हो सकता है, ये भी सही है। पावर ग्रिडों का नियंत्रण इसमें भी हो सकता है, तो सारे सही हैं। 1 2 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 43, 43। 43 में कहा गया है कि मुझे बताओ पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान कौन से हैं? राफेल क्या है? पांचवी पीढ़ी का नहीं है, ठीक है। मिग 29 ये भी पांचवी पीढ़ी का नहीं है, तेजस तो बिल्कुल नहीं है, इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 में देखो, 44 क्या कह रहा है? सुमेलित कीजिए। अच्छा, यहाँ पर खोजकर्ता दिए हैं, तो सबसे पहले तो पेनिसिलिन, ये सबसे सरल है, इसको मिला दो 1 से, फ्लेमिंग साहब ने इसको खोजा था। रेडियम को कहाँ ले जाओगे? इसको ले जाओ मैडम क्यूरी के पास, ठीक है। एक्सरे को ले जाओ रोएंटजन के पास, और चेचक को एडवर्ड जेनर। तो आप यहाँ से मैच करा लो। 45 में क्या कह रहा है? 45 में कहा गया है कि मुझे बताओ नैनो प्लग, ये किससे संबंधित है? एक छोटी बुलेट से संबंधित है। नैनो प्लग एक सुनने का यंत्र होता है, छोटा सा, छोटे सुनने के यंत्र से संबंधित है। बी ऑप्शन सही होगा 45 का, छोटा श्रवण यंत्र है ये। 46 क्या कह रहा है? 46, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 को, ये 2025 किसको दिया गया है? ये दिया गया है जिलानी मोदी को। और भी कई सारे लोग हैं, लेकिन भारत की तरफ से इनको नवाजा गया है। 47 देखो, क्या कह रहा है? कथन और कारण दिए। मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण से की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। हाँ, मृदा प्रदूषण जो होता है ये ज्यादा खतरनाक होता है, चूंकि खाद्य श्रृंखला में इसमें जितना भी जो दूषित एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे शरीर में जाते हैं। उर्वरक जैसे हो गए या फिर कीटनाशक भोजन श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं और हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, दोनों सही हो जाएंगे। ए ऑप्शन 47 का ए। 47 के बाद आ जाओ 48 में, क्या कह रहा है? कथन और कारण, एक बायोम एक पारिस्थितिक तंत्र होता है। हाँ, बात सही है। यदि एक प्रदेश के जैव एवं अजैव दोनों तत्व शामिल कर लिए जाते हैं, हाँ, ये भी सही है, बायोम जैव और अजैव दोनों शामिल कर लिए जाएं तो दोनों सही हो जाएंगे। ए ऑप्शन 48 का सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 48 का ए ऑप्शन हो जाएगा। 49 क्या कह रहा है? यहाँ पर एक तरफ जैव मंडल भंडार दिए हैं और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी है। नोकरे कहाँ पर है? मेघालय से मैच करा दो, मानस को असम से मैच करा दो, अगस्त मलाई को आप केरल से मैच करा दो, और देहांत दिबांग को अरुणाचल प्रदेश से मैच करा दो। बस। 50 50 के पास चलो। 50 क्या कह रहा है? मुझे बताओ पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा,
का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये बेनेट साहब ने किया था 1976 में। और आगे बढ़ें, 51 के पास चलें, 51 को ध्यान से देखो। कह रहा है सही विकल्प बता दो मुझे कौन सा है। वन जैव विविधता संस्थान का मुख्यालय चेन्नई में है क्या? वन जैव विविधता संस्थान जैसे ही आ जाए आप बताओगे ये है हैदराबाद में। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड में कह रहा है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का हेडक्वार्टर चेन्नई में है क्या? हाँ, ये बात सही है। उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान ये ओडिशा में है क्या? नहीं, ये गलत है। ये आपको मिलेगा एमपी में। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश बोले तो जबलपुर में। जबलपुर। तो तीसरा सही है, यानी दूसरा, एक मिनट, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तीसरा गलत है, ये उड़ीसा में नहीं बल्कि ये जबलपुर में है ना? तो पहला भी गलत है, तीसरा भी गलत है, तो कह रहा है सही विकल्प बताओ, केवल दो सही होगा, केवल दो, सी ऑप्शन। यहाँ पर 52 में ध्यान से देखो, कह रहा है TFFF। इसका पहले तो आपको पूरा नाम पता हो, इसके बाद आप इसका उत्तर देखो। TFFF पूरा नाम इसका क्या होगा? आपको पता होगा, इसको कहते हैं ट्रॉपिकल। FFF का मतलब क्या हो गया? फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी। इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई। और ये कॉन्सेप्ट आया कब? ये कॉन्सेप्ट आया COP 30 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 में। और कहाँ पर हुआ था ये? ब्राजील, बेलेम शहर में। तो आंसर हो जाएगा 30 में, 52 का। 52 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 53 के पास चलते हैं। कह रहा है पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई क्या होती है? बता दो, भूमंडलीय हेक्टेयर होता है, आप सबको पता होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54 में चलो। चमन क्या कह रहा है? इसमें कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 54, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये पूछ रहा है। ये हरित गृह तो है नहीं, अम्लीय वर्षा, ये ओजोन लेयर से संबंधित है। सी ऑप्शन सही हो जाना चाहिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। इन सब के बारे में आप डिटेल में पढ़ भी चुके हैं। यहाँ पर लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के लिए कौन सी गैस की भूमिका ज्यादा होती है? मीथेन की। 55 का ए ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ें, 56 के पास चलो। कह रहा है भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन को राष्ट्रीय प्राथमिकता मानकर किस वर्ष एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया था? किस वर्ष किया था ये किया था 1999 में, 1999 में। फिर कह रहा है कि गुजरात में भूकंप के बाद किस वर्ष में एक राष्ट्रीय समिति का गठन हुआ था? तो 2001 में हुआ था, 2001, यानी बी ऑप्शन सही होना चाहिए 56 का। 57 में क्या कह रहा है? 57 को ध्यान से देखो। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत हुआ है? रट लो, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। धारा नंबर 44, 57 का ए ऑप्शन। ठीक है, और NDRF की कितनी बटालियन है, कहाँ कहाँ है, कितने मेंबर्स होते हैं, ये सारी बातें रिवीजन करते रहना, सारी बातें मैंने लिखवाई हुई हैं। ये लिखा है CDRI। CDRI किस देश के द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण वैश्विक पहल है जिसे जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से निपटने के मामले में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका हासिल करने में प्रयासों के रूप में देखा जाता है? ये भारत के द्वारा शुरू की गई एक पहल है। 58 का ए ऑप्शन सही होगा। 59 क्या कह रहा है? इसमें कहा है आपदा प्रबंधन अधिनियम की कौन सी धारा है जिसमें आपदा को परिभाषित किया गया है? धारा 2 का घ। रट लो, आपदा की परिभाषा कहाँ पे है? 2005 का तो अधिनियम आया है, तो आप बताओ कि धारा 2 के घ में है। ठीक है, 59 का बी ऑप्शन। 59 के बाद और आगे बढ़ो, 60 के पास चलो। 60 क्या कह रहा है? कहा गया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा एक है 4। इस 4 के संबंध में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 4 के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है। तो धारा 4 में है क्या? धारा 4 में यहाँ पर क्या है? राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना नहीं है, ये गलत है। इस धारा में यानी धारा 4 में राष्ट्रीय प्राधिकरण के अधिकारी और उच्च कर्मचारियों की नियुक्ति का वर्णन मिलता है, ये भी गलत है। इस धारा में प्राधिकरण के अधिवेशन का वर्ण, हाँ ये सही है।
60 का सी ऑप्शन होना चाहिए। धारा 4 में क्या है? प्राधिकरण के अधिवेशन। 61 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सही विकल्प देख लो कौन सा है। प्रधानमंत्री का 20 सूत्रीय फार्मूला, ये आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित है ना? 20 सूत्रीय फार्मूला जैसे ही आएगा आप बताओगे ये संबंधित है गरीबी उन्मूलन से। गरीबी उन्मूलन, तो ये एक गलत है। प्रधानमंत्री जी का जो 15 सूत्रीय फार्मूला है ये धार्मिक अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित है। हाँ, ये बात सही है। प्रधानमंत्री जी का 10 सूत्रीय फार्मूला ये गरीबी उन्मूलन से संबंधित है ना? ये गलत है। ये गरीबी उन्मूलन से नहीं है। तो फिर किससे है? ये है आपदा प्रबंधन से। आपदा प्रबंधन से। तो तीसरा भी गलत है, केवल 2 सही है। डी ऑप्शन। ठीक है। 62 के पास चलो। 62 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय भूभौतिकी प्रयोगशाला, भारतीय भूवर्गीय सर्वेक्षण, मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार और इसके कुछ समय पूर्व बने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत में आए 1200 भूकंपों का गहन विश्लेषण किया और भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में डिवाइड किया। इसके अनुसार भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में डिवाइड किया गया था। 62 के बाद आ जाओ 63 में। 63rd क्या कह रहा है? 63rd, इसमें कहा है कि भूकंप का प्रमुख कारण विवर्तनिक गतिविधियों से निकली ऊर्जा है। ठीक है, ये बात सही है। इंडियन प्लेट को उत्तर की ओर कौन सी प्लेट अवरोध पैदा करती है? इंडियन प्लेट से टकरा रही है यूरेशियन प्लेट। बी ऑप्शन। ठीक है। तैतीस सागर की कहानी आपने पढ़ी होगी जियोग्राफी में। हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत भी पढ़ा होगा आपने जियोग्राफी में। 64 में आ जाओ। सही विकल्प की पहचान कर लो। जब सुनामी उथले समुद्र में प्रवेश करती है तो इसकी तरंग की लंबाई कम होती चली जाती है। क्या ये बात सही है? इसकी जो लंबाई है ये कम होती चली जाती है। हाँ, ये बात सही है। और उसी समय तरंग की ऊंचाई भी कम होती नहीं। उथले समुद्र में जैसे जैसे सुनामी आएगी तो ऊंचाई कम नहीं होगी। ये गलत है। ऊंचाई बढ़ेगी। उसी समय तरंग की ऊंचाई बढ़ती जाती है। हाँ, ये बात सही। तो 1 और 3 सही होने चाहिए। 64 का डी ऑप्शन। 65 देखो। 65 क्या कह रहा है? 65 में कहा गया है कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के द्वारा 1980 में दिए गए डेटा के आधार पर कुल 21 जिलों में कितनी भूमि बाढ़ प्रभावित थी? तो 1980 में जो डेटा आया था उसके आधार पर पूछ रहा है। 4 करोड़ हेक्टेयर। 65 का ए ऑप्शन। 66 में क्या कह रहा है? 2 जून 2026 को जारी भारतीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2026 रैंकिंग में भारतीय स्तर पर 42वीं रैंक तथा प्रदेश में राज्य विश्वविद्यालयों में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? ये प्राप्त किया है लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रबंधन विभाग ने। 67 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे गंगा नदी के किनारे भारतीय स्कीमर के सामुदायिक आधारित संरक्षण तथा प्रयागराज तक प्रयास के विस्तार के लिए विटली पुरस्कार 2026 से नवाजा गया है? ये है परवीन शेख। ठीक है। 68 में क्या है? 68 में कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर में 2026 में एआई ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? 68 का सही उत्तर होगा यहाँ पर एआई ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव, ये लखनऊ में हुआ था। बी ऑप्शन। 68 का बी। 69 क्या कह रहा है? हाल ही में चर्चा में रहे एरोड्रोम लाइसेंस के संबंध में सही विकल्प देख लो कौन सा है। डीजीसीए ने नोएडा स्थित जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आधिकारिक रूप से एरोड्रोम लाइसेंस प्रदान किया है। क्या बात सही है? हाँ। एरोड्रोम अड्डा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के मानक और डीजीसीए द्वारा निर्धारित सिविल एविएशन के रिक्वायरमेंट के अनुरूप पूर्णतया सक्षम है। ये भी बात सही है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा 69 का। 70 क्या कह रहा है? कह रहा है मुझे बताओ किस शहर में डिस्कवर उत्तर प्रदेश टूरिज्म हब का उद्घाटन किया गया है? ये दिसंबर की खबर है। ये किया गया वाराणसी में। ए ऑप्शन 70 का। ठीक है। 70 के बाद चलो चलते हैं 71 में। कह रहा है उत्तर प्रदेश निजी बिजनेस पार्क विकास योजना 2025 के संबंध में सही विकल्प की पहचान करो। इस योजना को अवस्थापना वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी एवं दक्षता को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन
निर्माण, वित्त संचालन और हस्तांतरण DBFOT मॉडल के अंतर्गत कार्यान्वित किया जाएगा। बिल्कुल सही है। प्रत्येक बिजनेस पार्क को 45 साल की रियायत अनुबंध अवधि पर विकसित किया जाएगा। बिल्कुल सही है। दोनों सही है। 71 का सी ऑप्शन। 71 के बाद आ जाओ 72 में। उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 ये अवधि याद रखना। 2025-30 के अंतर्गत प्रदेश में निर्यात का लक्ष्य 2030 तक कितना निर्धारित किया गया? 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर। बी ऑप्शन 72 का बी। ठीक है। 73 देखो जरा क्या कह रहा है। चंदौली के बारे में सही विकल्प बता दो मुझे कौन सा है। इसकी स्थापना मिर्जापुर, जस्ट वेट, चंदौली की स्थापना पूछ रहा है ना, तो मिर्जापुर से अलग होके करी गई थी क्या? मिर्जापुर से अलग तो नहीं किया गया था, वाराणसी से अलग हुआ था। वाराणसी से अलग हुआ था, हाँ ये बात सही है। 1991 में की गई थी, यहाँ गलत हो गया। 91 नहीं, यहाँ 1997 होना चाहिए। ये भी गलत है, ये भी गलत है। सोनभद्र से अलग किया गया था ना, प्रयागराज से अलग किया गया था ना, सारे गलत हैं, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 1997 इसका सही उत्तर होगा और वाराणसी से इसे अलग किया गया था, ये भी सही होगा। ठीक है। 74 में आ जाओ। 74 में कह रहा है कि रामपुरा किला कहाँ पर है? जालौन में। 75 के पास चलो, क्या कह रहा है? अमेठी जनपद को क्या कहा जाता था? साहू जी महाराज नगर, रट लो इसको। 75 का ए आंसर। 76 देखो। 76 क्या कह रहा है? मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पहला पुरस्कार जो दिया जाता है उसमें कितनी राशि दी जाती है? 35 लाख रुपए। अच्छा, पहला पुरस्कार में 35 लाख रुपए, दूसरे पुरस्कार में, तीसरे पुरस्कार में, चौथा जो पुरस्कार लाता है, जो 5वें स्थान पर रहता है, कितना रुपया मिलता है ये बता दो मुझे। 5 ही पुरस्कार दिए जाते हैं। पहले में 35 लाख रुपए, दूसरे में 30 लाख रुपए, तीसरे में दिया जाता है 20 लाख रुपए। ठीक है, ये सब रुपए में है, डॉलर में नहीं है, ध्यान रखना। चौथे में क्या है? चौथे में है 15 लाख रुपए और 5वें में है 10 लाख रुपए। रट लो इसको। 76 का ए ऑप्शन। 77 क्या कह रहा है? कह रहा है मुझे बताओ, स्लम जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाला जिला कौन सा है? यही लिखा है, मेरठ। 78, 78 में आ जाओ। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर है जहाँ ढाई घाट मेला और तिगरी मेला लगता है? तो ढाई घाट है शाहजहांपुर में और तिगरी है अयोध्या में, नहीं है, ये गलत हो गया। ये भी गलत है, शाहजहांपुर और तिगरी है अमरोहा में। सी ऑप्शन सही होगा। 79 क्या कह रहा है? सही विकल्प की पहचान कर लो। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1956 में पर्यटन विभाग बना। हाँ सही है। इसकी टैगलाइन है, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, क्या ये बात सही है? ये भी सही लग रही है। ठीक है। तीसरे में कह रहा है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में रामलीला को 2010 में नहीं, 2008 में शामिल किया गया है। ये गलत होगा, एक और दो सही है। अब आ जाओ 80। 80 क्या कह रहा है? प्रदेश सरकार के प्रसिद्ध हॉकी प्लेयर हैं, इनका नाम है जफर इकबाल, इकबाल साहब। तो जफर इकबाल साहब का संबंध किस जनपद से है? बता दो। अलीगढ़ से है। ठीक है, अलीगढ़। 81 में क्या कह रहा है? मुझे बताओ, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जो कि हिंदी साहित्य के जाने माने व्यक्ति हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ रायबरेली में। और रायबरेली में अगर आपसे गांव पूछ ले तो क्या बताओगे? दौलतपुर गांव। दौलतपुर गांव। ठीक है। और आगे बढ़े, 82 के पास चलिए। मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश ग्राम एवं नगर नियोजन विभाग के संबंध में सही विकल्प बता दो कौन सा है? प्रदेश में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की स्थापना 1952 में हुई थी क्या? एक मिनट, 1952 में तो नहीं हुई थी, 1948 होना चाहिए। ये गलत है। शुरुआती दौर में ये विभाग स्ट्रीट प्लानिंग और इमारतों की डिजाइन का काम करता है। हाँ सही है। और यह विभाग राज्य सरकार के प्रति आवासीय एवं नगर नियोजन विभाग से संबंधित मामलों में तकनीकी सलाहकार की भूमिका निभाता है। ये भी सही है। बी ऑप्शन सही होना चाहिए। 83 के पास चलो। पेरेस उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान करो जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से ये थे। ये साहब हैं अशफाक उल्ला खां।
83 का हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है। 84 क्या कह रहे हैं? 84। सही विकल्प बता दो। उत्तर प्रदेश वित्त निगम की स्थापना 1957 में हुई थी क्या? नहीं, 1954 होना चाहिए। पहला गलत है। यूपीएफसी का कार्यालय कानपुर में है, हाँ ये बात सही है। और उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन ब्यूरो ये 1999 में बना था, ये भी बात सही है। तो 2 और 3 सही होने चाहिए। 84 का 2 और 3। 85 क्या कह रहा है? एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म ये कब शुरू हुआ? बता दो आप। 2017 वाला है ये, 2017 में शुरू हुआ था। ठीक है। 86 में क्या कह रहा है? 86 के पास चलो। मैक्रो क्या है? मैक्रो क्या है ये पूछ रहा है। छोटे एड ऑन प्रोग्राम जो आपको उनकी आवश्यकता पड़ने के बाद में स्थापित किए जाते हैं, ये तो नहीं ठीक लग रहा है। सेकंड में पढ़ो। उच्च लेवल प्रोग्रामिंग भाषा की एक किस्म है, ये भी नहीं है। और निम्न लेवल ये भी गलत हो गया। वीबीए, वीबीए का मतलब पता है? इसको क्या बोलते हैं? विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस। वीबीए का प्रयोग करके पुनरावृत्तीय कार्यों को स्वचालित करने के लिए एमएस वर्ड में तैयार किए गए छोटे प्रोग्राम होते हैं। ये बात सही है। 86 का डी ऑप्शन होना चाहिए। 86 के बाद आ जाओ 87 में। कह रहा है कि दाएं बाएं कॉलम के आधार पर देख लो, मिलाओ इनको। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम आपको लिए चलते हैं कहाँ पर? ये लिखा है फाइल सिस्टम, ये लिखा है वर्चुअल एड्रेस स्पेस। तो सबसे पहले आप चलो वर्चुअल एड्रेस स्पेस के पास, इसको मैच करा दो मेमोरी से। ये मेमोरी से संबंधित है। ये लिखा है फाइल सिस्टम, इसको आप मैच करा दो डिस्क से। ये लिखा है सिग्नल। जो इंटरप्ट है ना, ये कंप्यूटर से जुड़े डिवाइस से या कंप्यूटर के भीतर एक प्रोग्राम से आने वाला एक सिग्नल प्रकार का होता है। तो इसको मैच करा दो एक से। अब बचा थ्रेड, तो थ्रेड को मैच करा दो सीपीयू से। ठीक। इस आधार पर अब आप मैच करा लेना। 88 देखो, 88। ओएसआई मॉडल की लेयर में सबसे निचले लेयर से ऊपरी की ओर मिलान कर लो। तो ये लिखा है फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट, सही तो लिखा है। डेटा फिर फिजिकल, फिर डेटा आएगा, फिर नेटवर्क आएगा, फिर ट्रांसपोर्ट आएगा। ठीक है, 1 2 3 4। और आगे बढ़े। 88 के बाद आ जाओ 89 में। ध्यान से देखो। कह रहे मॉडेम के संबंध में बताओ मुझे गलत कौन सा है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने की जो प्रक्रिया होती है मॉड्यूलेशन है। ठीक है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलना है तो डिमॉड्यूलेशन है। फिर तीसरे में कह रहा है मॉडेम की गति को बिट पर सेकंड या बाud में मापा जाता है, ये बात भी सही है। मॉडेम सिग्नलों को एक साथ मॉड्यूलेट या डीमॉड्यूलेट नहीं कर सकता है, ये गलत है। चौथा गलत है। कह रहा है कौन सा कथन गलत है ये बताओ। केवल 4, सी ऑप्शन। 90, 90 क्या कह रहा है? इसमें कहा यह गया है कि मुझे बताओ एक नेटवर्क है 10 नोड्स को एक साथ जोड़ने के लिए पूरी तरह से परस्पर जुड़े टोपोलॉजी का इस्तेमाल करता है। इसमें आवश्यक लिंक की संख्या बताओ। तो इसके लिए फार्मूला होता है n-1/2, यानी 10 9/2। तो 10 - 1 9 हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा 45, 45, सी ऑप्शन। 91 क्या कह रहा है? सममित एन्क्रिप्शन, ये क्या कहलाता है? सममित एन्क्रिप्शन को एक नाम और दिया जाता है, इसे कहते हैं कन्वेंशनल एन्क्रिप्शन, पारंपरिक एन्क्रिप्शन कहा जाता है। 91 का सी। ठीक है। अब ये लिखा है 92 में, देखो ध्यान से। डीएसए लिखा है और आरएसए लिखा है। डीएसए आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम। और आरएसए किस प्रकार की क्रिप्टोग्राफी है? तो क्या बताओगे आप? डीएसए और आरएसए सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी तो है नहीं, ये असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, प्राइवेट भी नहीं है। ये बी ऑप्शन सही होगा, 92 का बी। ये है असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। ठीक है। 93 क्या कह रहा है? इसमें कहा गया है कि नीति एक ऐसे इनपुट डिवाइस का उपयोग करना चाहती है, कोई लड़की है। तो इसके बारे में कहा गया है कोई एक ऐसा इनपुट डिवाइस चाहिए इसको जो उपयोगकर्ता की उंगलियों की गति और नीचे की ओर दबाव को महसूस करके काम करे। तो जैसे आप मोबाइल में काम करते हो, उसे क्या उपयोग करना चाहिए? स्कैनर गलत है, टच पैड वो इस्तेमाल कर सकती है, बी ऑप्शन। 93 के बाद आ जाओ 94 में। MQTT मैसेजिंग प्रोटोकॉल का उपयोग IoT अनुप्रयोगों में किया जाता है। सबसे पहले इसका पूरा नाम बताओ।
क्या बताओगे आप? MQTT, इसका पूरा नाम क्या होगा? पढ़ो जरा यहाँ पे। मैसेज क्यू टेंटेटिव ट्रांसपोर्ट, या फिर मेल क्यू ट्रांजिट ट्रांसफर, मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, यही सही है। 94 का सी ऑप्शन। 95 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण से विभिन्न प्रकार की जानकारी एकत्र करता है जिसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के संदर्भ में डिजिटल डेटा में परिवर्तित किया जा सकता है? इसे हम कहते हैं ब्रिज, सेंसर्स, एक्चुएटर्स या फिर केबल। क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है सेंसर्स। 96 में क्या कह रहा है? कह रहा है ऑर्डिनो में वेरिएबल स्कोप के संदर्भ में कौन से सही है? वेरिएबल्स जो किसी फंक्शन या ब्लॉक के अंदर घोषित किए जाते हैं, लोकल वेरिएबल होते हैं ये। ठीक है। इसके अलावा वेरिएबल स्कोप सभी फंक्शन के बाहर घोषित वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। बाहर हैं तो ग्लोबल वेरिएबल है। ये भी सही है। तो यहाँ पर एक और दो दोनों सही होगा 96 का, ए ऑप्शन। 97 देखो। 7 में कह रहा है कि कंप्यूटर में पिंग कमांड इसका इस्तेमाल है बिजली की आपूर्ति की जांच करने के लिए, गलत है। किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए, यहाँ पहुंच के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये बात सही है। स्रोत क्षमता कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर में किसी प्रकार की गलती का परीक्षण पहुंच के लिए करते हैं, बी ऑप्शन सही होगा। या नेटवर्क से संबंधित समस्याओं की जांच के लिए, नहीं। 97। 98 में आ जाओ। 98 क्या कह रहा है? कहा गया है कि मुझे बताओ बॉर्ड किसकी इकाई है? तो बता दो डेटा ट्रांसफर रेट की, डेटा स्थानांतरण दर की। 99 में क्या कह रहा है? कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? बताओ भाई। हार्डवेयर घटकों और कंप्यूटर का संग्रहण, ठीक है। संचार चैनलों द्वारा आपस में जुड़ा होता है, हाँ ये भी बात सही है। स्रोतों और सूचना का आदान प्रदान करता है, ये भी बात सही है। तो 1 2 3 तीनों सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन। अब आ जाओ 100 के पास। 100। ये शब्दावलियां बहुत एग्जाम में पूछी जाती हैं, रट लो। अभी हाल ही में कोई परीक्षा हुई थी, उसमें की लॉगिंग भी पूछी गई थी, डीडीओएस भी पूछा गया था। ठीक है। तो ये चार की चारों शब्दावलियां रटी होनी चाहिए। रैंसमवेयर, रैंसम के लिए डेटा को एन्क्रिप्ट करता है, बात सही है। फिरौती वगैरह मांगता है, पैसे मांगता है। फिशिंग, डेटा चुराने के लिए भ्रामक ईमेल का इस्तेमाल करता है, ये भी बात सही है। की लॉगिंग, कीबोर्ड इनपुट कैप्चर करता है, ये भी बात सही है। डीडीओएस सर्वर पर ट्रैफिक से ओवरलोड हो जाता है, ये भी सही है। तो एक का हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। बस ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सारी बातें समझ गए होंगे। तो खैर ये क्वेश्चन नंबर 100 है, मॉक टेस्ट नंबर 5 की। ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।